साथियों नमस्कार। मैं अमित मिश्रा आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो। मित्रों, आर के क्रम में जनरल नॉलेज जनरल स्टडीज के क्रम में भारतीय राज्य व्यवस्था का क्लास 2 है आज। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था भारतीय संवैधानिक विकास के अंतर्गत कि कंपनी के शासनाधीन कितने परिवर्तन हुए हैं, कितने अधिनियम बने हैं, क्या हुए हैं, वो सब सारे मैंने बताए थे पिछली वीडियो में। इसमें मैं बताने वाला हूं ब्रिटिश ताज के शासनाधीन अधिनियम। ब्रिटिश ताज दो तरीके से शासन किया है हमारे देश में अंग्रेजों ने, एक तो कंपनी के शासनाधीन, एक ब्रिटिश ताज के शासनाधीन। तो कंपनी के शासनाधीन लगभग 200 साल से ऊपर शासन किया है और इसके अंतर्गत भी लगभग 100 साल के लगभग शासन किया। तो इस तरीके से क्या संवैधानिक विकास हुआ ब्रिटिश ताज के अधीन और क्या संवैधानिक हुआ कंपनी शासनाधीन के अधीन। तो कंपनी शासनाधीन के अधीन मैंने पिछली वीडियो में बताया था। मित्रों, इसमें मैं चर्चा करूंगा कि ब्रिटिश ताज के अंतर्गत कौन कौन से संवैधानिक विकास करे अंग्रेजों ने हमारे देश में, क्या फायदा हुआ, कौन सा क्या कथन था, क्या था, ये सारा आता है। ये मॉडर्न हिस्ट्री में भी ये मिल के आता है और प्लस में आपका पॉलिटी में भी आता है। तो इसमें थोड़ा सा फोकस करना है। मित्रों, अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें, जिससे कि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मित्रों, जीएस के क्रम में मैं चलिए शुरू करता हूं। भारत के अंतर्गत जो अंग्रेजों ने शासन किया उसमें सेकंड पार्ट है हमारा ब्रिटिश ताज के शासनाधीन अधिनियम कौन कौन से थे। तो सर्वप्रथम हमारा अधिनियम आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे लगभग जो है क्वेश्चन रिपीट होता भी रहता है, रिपीटेड क्वेश्चन आता है। देखिए, इसके अंतर्गत कई सारे परिवर्तन किए गए, लेकिन मेन मुख्य में लेके आया हूं। वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई। क्या मिल गया? एक तो हमें मिल गया अध्यादेश जारी करने की शक्ति। किसको? वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। किसको? वायसराय को। हमें थोड़े नहीं मिल जाएगी, न और किसी को मिली, न भारत के किसी को मिली, वायसराय को मिली थी। लेकिन ये अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक लागू रह सकता था, यानी कि यह अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक लागू रह सकता था। लागू रहे कितने दिन तक? 6 माह तक। इसके बाद ये दो परिवर्तन हो गए। क्या हुआ? अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई किसको? वायसराय को। और नंबर 2 पे ये अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक लागू रह सकता था। अब एक और इसमें हुआ कि वायसराय को कानून बनाने की शक्ति दी गई। किसको? वायसराय को। वायसराय है ये सब। वायसराय को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, वायसराय कानून बनाने की शक्ति मिल गई। इसके अंतर्गत इसी शक्ति का इस्तेमाल करके लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली स्थापित की। यानी लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? विभागीय प्रणाली। जो लॉर्ड कैनिंग हमारे वायसराय थे, लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली प्रारंभ की। विभागीय प्रणाली। तो विभागीय प्रणाली सर्वप्रथम कौन लाया? लॉर्ड कैनिंग। विभागीय प्रणाली प्रारंभ की। विभागीय प्रणाली कौन लाया? लॉर्ड कैनिंग। किसके अंतर्गत? भारतीय परिषद 1861 के अंतर्गत। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली को प्रारंभ किया। उससे पहले हमारे यहाँ विभागीय प्रणालियां नहीं थी, यहाँ से विभागीय प्रणाली प्रारंभ हुई। एक और परिवर्तन हुआ तो वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार हो गया। क्या हुआ? वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार हो गया। ठीक है, कार्यकारी परिषद का विस्तार हुआ। और इसके और क्या हुआ? मुंबई और मद्रास प्रांतों को अपने लिए कानून बनाने या संशोधन करने का अधिकार मिल गया। किसको? मुंबई और मद्रास को। मुंबई प्लस मद्रास कानून बनाने
किसके लिए? अपने लिए, सिर्फ अपने लिए कानून बनाने और संशोधन करने का अधिकार प्राप्त हुआ। मित्रों, इसके अंतर्गत ये 5 मेन काम हुए। कौन सा? भारतीय परिषद अधिनियम 1866 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि सारे अधिनियम इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ इसमें 2-4 अधिनियम ऐसे हैं जो हमेशा आते ही रहते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1866 के अंतर्गत ये कार्य हुए। कौन सा? अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई वायसराय को और ये अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक प्रभावी रह सकता था। अब वायसराय को कानून बनाने की शक्ति भी प्रदान की गई। अब इसी शक्ति का प्रयोग करके लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली शुरू की। इसी शक्ति का प्रयोग करके लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली शुरू की 1866 में। अब कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसका तो थोड़ा सा विस्तार कर दिया, एक्सपेंशन कर दिया गया। उसके बाद बंबई और मद्रास को अपने लिए, बंबई और मद्रास प्रांत को अपने लिए कानून बनाने का या उसमें संशोधन करने का अधिकार प्राप्त हो गया। किसके अंतर्गत? 1866 के अंतर्गत। ये मेन पॉइंट है, इससे हटके कहीं नहीं जाएगा मित्रों, तो इसको थोड़ा सा आप नोट भी करते रहें और आगे भी देखते रहें। अगला जो, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या था? दूसरा ये था हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ये 1866 थी। अब भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इसमें ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी देखने लायक बातें हैं। इसमें क्या है? पहला पॉइंट तो ये था कि विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार मिल गया। विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार प्राप्त हुआ। मित्रों, इससे पहले हमारे भी जो भी सदस्य रहते थे विधान परिषद के, उनको बजट पर बहस करने की या अपने विचार देने की कोई छूट नहीं थी। उनके विचारों को नगण्य मान लिया जाता, रखते तो थे लेकिन नगण्य मान लिया। लेकिन इस कानून के अंतर्गत, किस कानून? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दे दिया गया। यानी वो भी अपने बजट में बहस कर सकते हैं, नहीं यहाँ पे आप इतना बजट रखिए, यहाँ पे इतना रखिए, यहाँ ज्यादा खर्चा होगा, यहाँ कम। अंग्रेज अपने हिसाब से नहीं कर पाएंगे, यहाँ इनकी भी थोड़ी बहुत मानी जाएगी। किनकी? विधान परिषद के सदस्य। क्योंकि विधान परिषद के सदस्य भारतीय भी होंगे, ऐसा जरूरी नहीं सब अंग्रेजी हो, भारतीय भी होंगे। दूसरा हमें एक अधिकार मिला, विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। यानी देखो विधान परिषद वालों को अधिकार क्या मिला? इस विचार प्रकट कर सकते हैं। और विधानमंडल के सदस्य, विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन की पूर्व सूचना के अनुसार, पूर्व सूचना देकर, ये ध्यान रखना, 6 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। ये बहुत अच्छा बदलाव था। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि सब अधिकार ही मिल रहे, छीने नहीं जा रहे, इसके अधिकार मिल रहे हैं। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ था कि निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ यहीं से माना गया। निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ। मित्रों, इसके अंतर्गत बहुत अच्छे, हमारे दिमाग से बहुत अच्छे सुधार किए उन्होंने भारत में, अंग्रेजों ने। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत प्रथम संशोधन जो हुआ, विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार प्राप्त हो गया। दूसरा, विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार मिलेगा। आप 6 दिन पहले लिख के दे देते कि मैं ये प्रश्न पूछूंगा, वो तैयार होकर आते थे, अपना जवाब देते थे। तीसरा थी निर्वाचन पद्धति की प्रारंभ यहीं से मानी जाती है। निर्वाचन पद्धति की प्रारंभ यहीं से माना जाता है कि यहीं से निर्वाचन पद्धति प्रारंभ हुई। कब से? 1892 से। आप थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पे।
ये इम्पोर्टेंट भी है और ज़्यादा कठिन। 3 मेन टॉपिक हैं इसमें, तीनों पे ध्यान देना है, तीनों आए हुए भी हैं। उसके बाद हमें तीसरा जो उन्होंने किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रश्नों में पूछा जाता है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। देखिए इसका अन्य नाम भी है मार्ले मिंटो सुधार। इसका दूसरा नाम है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार 1909, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। नंबर 1 में यहां किया गया कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, जिसका जितना प्रतिनिधित्व है उसने उसको सीटें दी जाएंगी, चाहे विधानमंडल में चाहे विधान परिषद में। जैसे मुस्लिम है तो जितने आबादी के अनुसार उन्हें सीटें देने का इसमें प्रावधान किया गया। मुस्लिम, ईसाई और हिंदू, इस तरीके से इसमें व्यवस्था की गई। और इसके अंतर्गत भी सुधार हुए हैं कि केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार छीन लिया गया। काय को छीना गया? केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं मिला। ये आप समझ लेना, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं क्योंकि फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा, अच्छा भी नहीं लगता। देखिए इसके अंतर्गत एक तो हुआ माल्य मिंटो सुधार, इसका नाम है, ये मैं याद रखना, माल्य मिंटो सुधार। माल्य सचिव रहे, मिंटो जनरल गवर्नर रहे, उस तरीके से ये दोनों ने मिलकर ये सुधार किया है, 2 लोगों ने मिलकर, इसलिए माल्य मिंटो नाम पड़ गया। इसमें सांप्रदायिक व्यवस्था की गई, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, यानी जहां जिसकी संख्या ज्यादा वहां इसका कैंडिडेट रहेगा। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को मत देने का अधिकार मिल गया, बहुत अच्छी। मत देने का अधिकार नहीं मिला, सॉरी, मत देने का अधिकार मिला ही नहीं। इसके अंतर्गत 2 वचन जो आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। गांधी जी ने इस शासनाधीन अधिनियम को क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि ये जो है, इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। गांधी जी ने कहा कि इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। इसको याद करना थोड़ा सा। गांधी जी ने कहा इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। कौन से एक्ट ने? माल्य मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ने। और एक और जो थे रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा था ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा अल्पकालीन समझौता है। इसे भी आप याद कर लें। क्या कहा? एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूँ। रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा था कि ये सुधार, कौन सा सुधार? 1909 वाला, ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। ये रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा था। तो इसमें मेन जो सुधार हो गए एक बार पुनः देखते हैं। ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं मिला, और गांधी जी ने कहा इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा कि ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। आगे देखते हैं मित्रों, इसी के क्रम में माल्य मिंटो हो गया। ये ब्रिटिश ताज के अधीन, विक्टोरिया जो थी उसके अधीन जो क्या क्या बदलाव हुए थे वो चल रहा है। कंपनी के शासनाधीश तो निकल चुके, वो हमने पिछले वीडियो में बताया, तो उसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मित्रों मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम को, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कराता हूं। आप पीडीएफ देख के अपना तैयारी को जारी रख सकते हैं। अगला हमारा जो टर्म है भारत सरकार अधिनियम 1919, चौथा नंबर पर भारत सरकार अधिनियम
1919। इसका भी अन्य नाम है, इसका भी अन्य नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसका दूसरा नाम क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। यानी कि मॉन्टेग्यू अलग है, चेम्सफोर्ड अलग है, ये दो व्यक्तियों ने मिलकर ये कानून बनाया था जिसके नाम पर पड़ गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। इसके अंतर्गत क्या हुआ? प्रांतों में दैत्य शासन का प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम इसमें यही हुआ, प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ। द्वैध शासन का प्रारंभ हो गया, यानी कि प्रांतों में दो तरीके की सरकारें चलने लगी। अंग्रेज और भारतीय लोगों को मिलकर दो तरीके की सरकारें चलने की, उसे द्वैध शासन कहते हैं। एक तो इस ये किया, और दूसरा जो हुआ था इसके अंतर्गत पहली बार उत्तरदायी शासन का प्रारंभ हुआ। पहली बार उत्तरदायी शासन का प्रारंभ हुआ। पहली बार उत्तरदायी शासन का प्रारंभ हुआ। इससे ज्यादा उत्तरदायी शासन कहीं नहीं था, इसमें उत्तरदायी था, सरकार को उत्तर देना पड़ सकता था, ये इसकी बात है, और कुछ नहीं है। अब इसमें दो ही सुधार हुए हैं, प्रांतों में दैत्य शासन का प्रारंभ हुआ है और पहली बार उत्तरदायी शासन का प्रारंभ हुआ। दो पॉइंट है इसमें। अब हमारा अगला आता है जो कि थोड़ा सा बड़ा है, जिसे लघु संविधान भी कहते हैं, जिसे लघु संविधान भी कहते हैं। भारतीय, इसका नाम है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। मित्रों, जो आज हम संविधान देख रहे हैं उसमें 1935 का सबसे ज्यादा हिस्सा है। इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई है, यानी इसे लघु संविधान कहा गया 1935 में। सारा संविधान लगभग आधे से ज्यादा समाया हुआ है, 60-65% संविधान सब इसी में। हमारा आज का जो संविधान है वो 60-65% यही है। ये पूरा उठा के रख लिया जा सकता है ऐसा। इसके अंतर्गत अंग्रेजों ने हमारे देश में क्या किया? संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया। नंबर 1 यूपीएससी, संघीय लोक सेवा आयोग, यूपीएससी का गठन किया। किसके अंतर्गत? अधिनियम 1935 के अंतर्गत यूपीएससी, या ये कह सकते हैं संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया। और अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। नंबर 2 पर अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। ठीक, 2 पॉइंट मिल गए हमें, बहुत अच्छी। और सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना, भी ज्यादा आया भी है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई और दैद शासन क्या हुआ? प्रांतों से समाप्त कर दिया और केंद्रों में लागू कर दिया। द्वैध शासन। राज्य को प्रांत कहते थे। देखिए, प्रांतों से समाप्त हो गया, केंद्र में लागू हुआ और प्रांत में समाप्त हो गया। इसीलिए इसको ये भी कहते हैं प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता किसके अंतर्गत है? 1935 के अंतर्गत, ये याद कर लेना। तो केंद्रीय, इसमें प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, यानी प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, उन्हें एक अधिकार अलग से दे दिए, वे अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। दैत्य शासन प्रांतों से समाप्त किया गया, केंद्र में लागू किया गया। अगला है केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय हो गई। राज्यसभा जैसे लोकसभा अभी भी द्विसदनीय है, वैसे भी तब भी द्विसदनीय गई, यानी केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय हुई।
क्या हुआ, केंद्रीय विधानमंडल जो था वो द्विसदन हो गया, उसमें 2 सदन होने, जैसे अभी राज्यसभा और लोकसभा उसी तरीके से उस समय भी विधानमंडल विधान परिषद करके 2 सदन हो गए। देखिए, और इसके अंतर्गत क्या हुआ, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन हो गया। केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन हुआ। इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य या प्रांत में शक्तियों का विभाजन, ये बड़ा है, खत्म होने वाला, शक्तियों का विभाजन हो गया, बहुत अच्छी चीज। अब केंद्रीय विधानमंडल तो द्विसदनी हो ही गया। अब फेडरल न्यायालय की स्थापना हुई। इसके अंतर्गत क्या हुआ, फेडरल न्यायालय बनाना, फेडरल न्यायालय की स्थापना। इसके अंतर्गत 1935 के अंतर्गत फेडरल न्यायालय बन गया। जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। किसको, भारत सरकार अधिनियम 1935 को। क्या कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। और क्या है, गुलामी का अधिकार पत्र। और क्या कहा, दास्ता का आज्ञा पत्र, दास्ता का आज्ञा पत्र, गुलामी का अधिकार पत्र, और जिसमें ब्रेक है पर इंजन नहीं है। ये तीनों कथन उन्होंने कहा थे। लेकिन इसके अंतर्गत जो लास्ट एक हुआ है, एक बार पुनः दोहराते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत यूपीएससी का गठन किया गया, यानी लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई और द्वैध शासन जो था वो केंद्र में लागू किया गया और प्रांत में समाप्त कर दिया गया, यानी राज्यों से समाप्त किया गया और केंद्रों में लागू कर दिया। और केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनी हो गई। जिस तरीके से अभी चल रही राज्यसभा और लोकसभा, उसी तरीके द्विसदनी तब भी की गई थी, विधानमंडल और विधान परिषद। उसके बाद केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन हो गया, यानी ये इतना देखेंगे, ये इतना देखेंगे, सब एक विधिवत तरीके से हो गया। और इसका फेडरल न्यायालय की स्थापना हुई। फेडरल न्यायालय की स्थापना हुई, उसमें जो कथन थे वो एक बार पुनः दोहरा लें कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। ये किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने। किसके अंतर्गत, इसके लिए कहा था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए। अंग्रेजों ने सुधार तो बहुत किए लेकिन कुछ चीजें ऐसी रह गई, इसलिए उन्होंने कहा था। और कहा गुलामी का अधिकार पत्र है, ये दास्ता का आज्ञा पत्र है। और लेकिन इसके अंतर्गत एक चीज और आती है कि कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन 1936 में, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था एक 1936 में। 1936 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का जो अधिवेशन होते थे, वार्षिक अधिवेशन, उनमें 1936 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 को नकार दिया गया था, इसको स्वीकार नहीं किया गया था। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 1936 में 1935 सरकार अधिनियम जो था उसको अस्वीकार कर दिया, किसे हम नहीं मानते हैं। कांग्रेस ने ये कहा मैं नहीं मानता हूँ, इससे कोई हमारे देश का विकास नहीं होता, इसलिए अस्वीकार कर दिया था। किसको, 1936 में 1935 अधिनियम को अस्वीकार कर दिया। मित्रों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं और लाइक अवश्य करें। जय हिंद मित्रों।